अस्सलामुअलैकुम। हमारा आज का टॉपिक है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। हमने वर्क डन फाइंड करना है लेकिन फोर्स कांस्टेंट हो। तो हम इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन मज़ीद करेंगे। तो पहले डेफिनेशन दी गई है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हम प्रोडक्ट ले रहे हैं किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स का। लेकिन शर्त क्या है, जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स है उसकी डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों की डायरेक्शन सेम हो, फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की। वो कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स, और कंपोनेंट ऑफ फोर्स का प्रोडक्ट अगर हम लें तो उसे हम कहते हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। लेकिन जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स हम ले रहे हैं, शर्त यह है कि वो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो। डिस्प्लेसमेंट हम किसे कहते हैं, कोई भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कवर करें फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन तक का, तो वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट है। अगर देखें आप, एक ये पॉइंट है, इधर से आपने चलना स्टार्ट किया, एक ये पॉइंट है, इधर ने आपने पहुंचना, तो आप अगर इधर जाएंगे, पहले इधर नीचे होते फिर इधर तक पहुंचेंगे, तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं कहलाएगी। डिस्प्लेसमेंट कहलाती है वेरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो देखें अगर आपने इधर से लेकर इधर पहुंचना है तो आप सीधा ऐसे चले जाएं, तो ये कहलाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मींस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है कोई भी दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं इस डेफिनेशन को मैथमेटिकली प्रूव करूं तो आप देखें कि आपके पास कोई मास है, कोई भी बॉडी है, ठीक है, कोई ब्लॉक है, ईंट है, आप उसे एक स्ट्रिंग के साथ आपने उसे बांधा हुआ है और बांध के आप आगे चल रहे हैं, उसे अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो जिस तरफ आप उसे खींच रहे हैं उसी तरफ आप क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगाते हैं तो वो आगे मूव करता है। तो लेट आप इस तरफ जा रहे हैं और फोर्स आप किस तरफ लगाएंगे, इसी तरफ आप फोर्स उसे लगा रहे हैं। तो जिस तरफ आप चल रहे हैं डिस्टेंस तो भी उसी तरफ ही कवर होगा, जिस तरफ आप जाते हैं डिस्टेंस भी उसी डायरेक्शन में वो कवर करेगी बॉडी। तो डायरेक्शन भी ये डिस्टेंस भी इसी सम्मत में कवर करती जाएगी वो बॉडी। सो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। लेकिन ये जो फोर्स है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये फ़र्ज़ करें आप अर्थ है, इसके ऊपर वो मास रगड़ के जा रहा है, ठीक है, तो उसके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एक एंगल बन रहा है, उसे हम लेट कर लेते हैं, वो थीटा। ठीक है, दोनों के दरमियान कोई एंगल बन रहा है, उसे हम थीटा लेट कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि जो वर्क डन है W इज इक्वल टू F cos थीटा D। वर्क डन चूँकि एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है वो मैंने पीछे एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी दोनों के बारे में बड़ी डिटेल से पढ़ाया। तो आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसकी मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती, यानी जिसकी हम मैग्नीट्यूड बता देते हैं लेकिन डायरेक्शन नहीं बता सकते, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर क्वांटिटी में हम उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बता देते हैं, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन क्योंकि W क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और F भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और D भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। तो प्रोडक्ट हमने ले लिया फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, और cos थीटा क्यों आ रहा है, क्योंकि इनके दरमियान एक एंगल बन रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, सो जिसकी वजह से cos थीटा आया। ठीक है, सो W इज इक्वल टू F डॉट D, F D cos थीटा। cos थीटा को हम एक तरफ ले आए, F D cos थीटा आ गया। सो W इज इक्वल टू F डॉट D। स्केलर प्रोडक्ट की क्या डेफिनेशन है, ये डॉट प्रोडक्ट की, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, if the product of two vectors is a scalar quantity is called scalar product या dot product।
आप देखें इधर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन दोनों की जो डॉट प्रोडक्ट आ रही है, दोनों को जब हम प्रोडक्ट दोनों का ले रहे हैं तो हमारे पास क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी आती है। तो डॉट प्रोडक्ट में मैंने बताया था, डॉट प्रोडक्ट में हमेशा कॉस थीटा यूज़ करते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट में साइन थीटा। सो इधर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आती है, तो इधर हमने कॉस थीटा यूज़ किया था। सो कॉस थीटा की वजह से एफ डॉट डी, ठीक है, टू वेक्टर्स प्रोडक्ट की वजह से हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आ रही है, तो ये क्या होगी, डॉट प्रोडक्ट एफ डॉट डी। एफ भी एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है एंड डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि दोनों की कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। फोर्स भी हम किसी डायरेक्शन में लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी हम किसी डायरेक्शन में कवर करते हैं, ठीक है। तो आगे कह रहा है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। उसकी एक और डेफिनेशन उसने वर्क की बता दी है इस इक्वेशन से उसने बता दिया है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मीन्स कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। वर्क की दूसरी डेफिनेशन भी आ गया, अगर आप ये करना चाहें या ये करना चाहें आपकी मर्ज़ी, ठीक है। आगे वो कहता है कि ऐसा यूनिट क्या है वर्क का, वर्क का ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर है जो कि जोल कहलाता है। न्यूटन मीटर इज कॉल्ड जोल। न्यूटन मीटर कैसे है, अगर W इज इक्वल टू FD है, ठीक है, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, अगर आप M में लिखना चाहें या न्यूटन N, और डिस्प्लेसमेंट M, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, फोर्स का यूनिट न्यूटन। सो क्या आ गया, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर ऐसा यूनिट, दिस इज कॉल्ड जोल, लेकिन ये जोल कहलाता है, इसे हम जोल कहते हैं, ठीक है। और जोल की क्या डेफिनेशन है वो नीचे दी गई है, इफ़ 1 न्यूटन फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी and body covers a distance of 1 meter in the direction of force, the work done is called to be 1 joule। देखें, अगर आप एक फोर्स लगाते हैं किसी भी बॉडी पर, लेकिन वो फोर्स कितनी लगा रहे हैं, 1 न्यूटन आप फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी 1 मीटर एक डिस्टेंस कवर करती है। आप 1 न्यूटन फोर्स उस पर लगाते हैं किसी बॉडी पर और वो बॉडी 1 मीटर ही कवर करती है, लेकिन उस जो डिस्टेंस वो कवर कर रही है उसकी डायरेक्शन क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्टेंस से कवर कर रही है। अगर आप किसी भी बॉडी पर 1 न्यूटन फोर्स लगाएं और वो बॉडी 1 मीटर ही यानी कि 1 मीटर ही डिस्टेंस कवर करे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस सम्मत में जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, 1 जोल। वर्क डन क्या कहलाता है, टू बी 1 जोल कहलाता है, ठीक है। आगे आ जाती है डिमेंशन ऑफ वर्क। वर्क की हम डिमेंशन कैसे निकालें, उसकी डिमेंशन है वर्क की ml² T इनवर्स²। ये डिमेंशन भी मैंने फर्स्ट चैप्टर में एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने डिमेंशन को बड़ी डिटेल के साथ समझाया हुआ है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं इधर इसका बता देता हूँ कि डिमेंशन किस तरह इसकी आई है, ml² T इनवर्स²। क्या मैंने बताया था, वर्क किसके बराबर है, F डॉट डी, मीन्स के प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स F क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक ma, F इज इक्वल टू ma, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर, ठीक है। अगर F ma है, ये इधर m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास को, ठीक है। तो मास की डिमेंशन क्या होती है, बड़ा M, कैपिटल M, और एक्सेलरेशन ए आगे आ रहा है, एक्सेलरेशन की किसे कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन। सो v/t आ गया ए की जगह, और m इधर डिस्प्लेसमेंट किस में तय हो रही है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर, ठीक है। तो मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक लेंथ है, और लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। तो ये क्या आ गया, मीटर की डिमेंशन L, कैपिटल L, मास की कैपिटल M, और मीटर की कैपिटल L, और आगे एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या आ गया, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
अब मास की भी हमने निकाल लिया और मीटर की भी, ठीक है। अब v/t हमारे पास रह गया, और वेलोसिटी जो t है, t की भी डिमेंशन होती है कैपिटल T, टाइम की कैपिटल T, वो भी आ गई, सिर्फ हमारे पास v रह गया, ठीक है। और v क्या होता है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट की मैं क्या बता चुका हूँ, मीटर है, और मीटर किस लेंथ का यूनिट है, सो एल आ गया मीटर की जगह। ये देखें, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की जगह डी आ गया, ठीक है। अवर टी, डी की हमने क्या मैंने बताया, डिस्प्लेसमेंट एल, लेंथ एल आ गया, अवर टी कैपिटल टी, ये टी कैपिटल टी, सो एल अवर टी। ये पीछे एल हमारे पास पहले मौजूद था, और इस टी की ये मैंने टी लिख लिया, और जो वेलोसिटी बची थी वेलोसिटी का डी अवर टी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो एल अवर टी। डिस्प्लेसमेंट का एल आ गया डिमेंशन, और टाइम की कैपिटल टी, सो आ गया एम, ये एल और ये एल मल्टीप्लाई होके एल स्क्र अवर टी स्क्र, टी स्क्र नीचे है, जब ऊपर आएगा टी इनवर्स स्क्र हो जाएगा। तो ये डिमेंशन मैंने निकाल ली कि डिमेंशन ऑफ वर्क, ठीक है। आगे हैं स्पेशल केसेस, जो हमने पढ़ा है वर्क डन, उसके स्पेशल केसेस है कि वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ज़ीरो कब होगा, या मैक्सिमम कब होगा, ठीक है। तो देखें स्पेशल केस, पहला क्या केस है कि व्हेन थीटा लेस देन 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री से छोटा है, जो एंगल बन रहा है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, वो 90 डिग्री से कम है, तो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर आप देखें इसका फार्मूला W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, सो अगर एफ डी कॉस थीटा की जगह मैं लिख लूँ 30 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 90 से छोटे ही है ना, 30 लिख सकता हूँ। सो एफ डी कॉस 30 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.142, आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। अगर फोर्स आप 1 न्यूटन लगा रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर की कवर हो रही है, और आप इनको मल्टीप्लाई करें, तो हमेशा आपके पास पॉजिटिव आंसर आएगा, साइन पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और आगे क्या है, दूसरा केस हमारे पास व्हेन थीटा इज इक्वल टू, व्हेन थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, अगर थीटा अब 90 डिग्री से बड़ा हो, एंड लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री। इस साइन का क्या मतलब है, नीचे जो है इक्वल और ये लेस देन, सो थीटा अगर 90 डिग्री से बड़ा हो, या 180 डिग्री से छोटा हो, या बराबर हो, तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर आप इसे 180 पुट कर लें, थीटा की जगह आप 180 रख लें, क्योंकि इक्वल कह रहा है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। W इज इक्वल टू एफ डी काज 180 डिग्री, आपको पता है काज 180 डिग्री क्या होता है, -1, सो W इज इक्वल टू एफ डी इंटू -1 आ गया, कॉस 80 डिग्री की जगह W इज इक्वल टू -एफ डी, ठीक है। एफ की आप कोई भी इधर वैल्यू रखेंगे जो न्यूमेरिकल में वो आपको बताएगा, और डी की भी कोई भी, तो तब भी वो जो आंसर आएगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव में आएगा, जब थीटा ग्रेटर देन 90 और लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तीसरा केस है कि जब थीटा 90 डिग्री के इक्वल होगा, ऊपर वो कह रहा है छोटा होगा, इधर वो कह रहा है बड़ा होगा, इधर वो कह रहा है बराबर होगा, यानी इक्वल होगा। जब 90 डिग्री होगा तो हमारे पास वर्क डन क्या आएगा, 0। कैसे, W इक्वल टू एफ डी काज, अगर 90 डिग्री रखें तो काज 90 क्या होता है, 0, काज 90 हमारे पास 0 होता है, ठीक है। सो हमारे पास आ जाएगा W इज इक्वल टू एफ डी इंटू काज 90, 0, सो 0 जब मल्टीप्लाई होगा किसी भी नंबर के साथ तो 0 ही आएगा, तो हमारे पास वर्क डन क्या आ गया, 0, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री था। आगे है जब थीटा हो 0 डिग्री के इक्वल, जब थीटा 0 डिग्री हो, ठीक है। वर्क डन मैक्सिमम, तो वर्क डन क्या होगा, मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क डन कब होगा, जब थीटा 0 डिग्री हो, ठीक है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, लेकिन इनके दरमियान जो थीटा है वो 0 हो, ठीक है, तो वर्क डन मैक्सिमम होगा।
कैसे? W इज़ इक्वल टू एफ डी कॉज 0 डिग्री, और कॉज 0 डिग्री क्या होता है? 1। सो W इज़ इक्वल टू एफ डी इंटू 1। सो W इज़ इक्वल टू एफ डी, मीन्स के मैक्सिमम वर्क हमारे पास आएगा जब थीटा 0 डिग्री के इक्वल होगा। 4 केस वो बता रहा है। पहले वो कहता है अगर थीटा लेस देन 90 है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। फिर वो कहता है थीटा अगर ग्रेटर देन 90 है या लेस देन 180 या इक्वल टू 180 हो तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा। तीसरे केस में वो कहता है अगर थीटा 90 के इक्वल है तो वर्क डन 0 होगा, कोई वर्क नहीं होगा। देखिए अगर ये एक मास है, आप इस पर फोर्स लगाते हैं ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट आपने इधर करनी थी, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री। तो इसका मतलब है वर्क डन क्या है? 0। ठीक है, आगे वो चौथा केस में कहता है अगर थीटा 0 डिग्री के इक्वल है, थीटा 0 डिग्री के इक्वल है तो वर्क डन मैक्सिमम होगा। ठीक है, आगे हम इसे पढ़ते हैं ग्राफिकली, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वर्क डन को। सो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क। ठीक है, अगर आप ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल है। आप हॉरिजेंटल एक्सिस पे क्या लेते हैं? डिस्प्लेसमेंट, और वर्टिकल पर फोर्स है। ठीक है, आप एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं और वर्टिकल है पर फोर्स है। ठीक है, तो आप इसका ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ये फोर्स लग रही है, इधर से लेके इतनी फोर्स है और इधर से लेकर इतनी डिस्प्लेसमेंट है। ये जो शेडिड एरिया है ये हमने इसका ये एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इसका एरिया कैसे निकालें? ठीक है, एरिया निकालते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ग्राफिकली हम देखते हैं वर्क डन को कैसे प्रूव करते हैं। सो एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू, ये देखें आप एक रेक्टेंगल शो हो रही है जिसकी दोनों साइड्स, जो आमने सामने की साइड्स हैं वो पैरेलल हो और उनकी लेंथ सेम हो। देखें इसकी और इसकी लेंथ भी सेम है और एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि डिग्री 0 डिग्री एंगल बन रहा है, और इसकी लेंथ सेम है और आपस में एंगल 0 बन रहा है। ठीक है, तो रेक्टेंगल का हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अगर आप उसकी लेंथ जिसका मान लें, ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, और ये आप चौड़ाई जो है फोर्स मान लें, विथ फोर्स है। ठीक है, मैंने इसे नाम दिया हुआ है ओ पी का जो विथ है, और डिस्प्लेसमेंट को ओ आर का। सो ग्राफ एरिया अंडर द ग्राफ हमारे पास क्या आएगा? एरिया इस रेक्टेंगल का हमारे पास फिर क्या आ जाएगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ है। लेंथ क्या है? ओ आर, और विथ क्या है? ओ पी। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई हों, और ओ पी मैंने क्या रखा हुआ है? ओ से पी तक फोर्स लग रही है, उसे मैंने एफ लेट किया हुआ है, तो क्या आ जाएगा? एफ, और ओ आर जो डिस्प्लेसमेंट है, ओ आर इधर से लेकर इतनी क्या हो रही है? डिस्प्लेसमेंट, उसे मैंने डी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो इधर ओ आर की जगह डी आ जाएगा। सो एफ डी, मैंने पीछे डेफिनेशन क्या पढ़ाई थी कि वर्क डन की प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो हमारे पास वर्क आ जाएगा। ठीक है, सो जो ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं वो इसी तरह, ये मैंने एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट ली, वाई एक्सिस पर फोर्स ली। ठीक है, इधर से लेकर इतनी जितनी भी फोर्स लगी है, 4 न्यूटन लग रही है या 5 न्यूटन जितनी भी लग रही है, और डिस्प्लेसमेंट जितना भी कवर हो रहा है, चाहे वो 3 मीटर है या 4 मीटर है। ठीक है, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन के इक्वल। आगे जो केसेस हमने पीछे पढ़े हैं तो वो एग्जांपल्स उन केसेस की दी हुई हैं। पहली एग्जांपल है कि व्हेन पर्सन होल्डिंग द पॉल मूविंग फॉरवर्ड हाउ मच ही वर्क डन। अगर एक आदमी है, उसने एक बाल्टी उठाई हुई है, ठीक है, और बाल्टी उठा के वो आगे की तरफ चल रहा है, ये एक बाल्टी है। ठीक है, उसने इधर से पकड़ी हुई है और ऊपर उठाई हुई है, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ऊपर उठाई हुई है, और डिस्प्लेसमेंट वो आगे की तरफ कर रहा है, आगे चल रहा है। ठीक है, तो बताएं उसने कितना वर्क किया। ठीक है, अगर आप इधर देखें, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है? अपवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है। फोर्स
अगर ये फोर्स लग रही है और ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री का। तो देखें अगर आप थीटा 90 रखें एंगल आप क्या बन रहा है 90 डिग्री। तो देखते हैं कितना वर्क किया है हमने। थीटा 90 आ गया, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 आएगा क्योंकि एंगल क्या बन रहा है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का 90 डिग्री। सो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस 90 क्या होता है 0। सो W इज इक्वल टू 0। देखें आपने कोई भी वज़न उठाया हुआ है और आप उसे लेकर आगे चल रहे हैं, और जो आपने उस वज़न को उठाया हुआ है, जिस सम्मत में आप फोर्स लगा रहे हैं और जिस सम्मत में आप चल रहे हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का एंगल 90 बने तो आप कोई वर्क नहीं कर रहे। ठीक है, आगे एक और उसने केस दिया हुआ है, एग्जांपल दी हुई है उस केस की कि इफ़ ए पर्सन पुश द वॉल हाउ मच वर्क डन। अगर एक आदमी है वो एक दीवार को धक्का लगा रहा है, पुश कर रहा है, तो बताएं उसने कितना वर्क किया है। ये देखें एक वॉल है, एक दीवार है ये, और ये एक आदमी है इसे पुश कर रहा है, धक्का लगा रहा है। लाग तो ऐसे ही लगा है कि जैसे ये टेक लगा के खड़ा हुआ है, लेकिन हम कंसीडर करते हैं कि ये धक्का लगा रहा है। ठीक है, उसे पुश कर रहा है वॉल को, और बताएं कि अब वो कितना वर्क करता है। एक दीवार पर वो फोर्स लगाता है और बताएं वो कितना वर्क डन कर रहा है। और ये आदमी देखें ये इस दीवार को फोर्स लगाता है और दीवार अपनी जगह पर जूं की तूं खड़ी रहती है। डिस्प्लेसमेंट फिर क्या हुई 0। अगर कोई भी आदमी एक दीवार को धक्का लगाए क्या दीवार गिर जाएगी? दीवार खड़ी रहेगी। अगर दीवार खड़ी है तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो देखते हैं अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो हमारे पास वर्क डन क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 0 कॉस थीटा। देखिए अगर 0 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। सो वर्क हमारे पास क्या आ गया 0। अगर ये क्या साबित हुआ, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री का हो तो आप कोई वर्क नहीं कर रहे। ठीक है, लेकिन बज़ाहिर तो वर्क हो रहा है, लेकिन फिज़िक्स कहती है कि आप वर्क नहीं कर रहे। तो ये था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स जो हमने आज पढ़ा है। इसके बाद इंशाल्लाह हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, या वर्क डन इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। ये अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.